हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीराम साईएस। माय नेम इज़ प्रज्ञा और आज के अपने इस एपिसोड में स्पून फीड के हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन है, वो ये है कि आखिर ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो लीगल ट्रबल में क्यों है, लीगल चैलेंजेस क्या हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। सो फर्स्टली विल डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है आज के टॉपिक का, फिर हम लोग समझेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो कि देखती है कि क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है इन सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का, क्या कोई वायलेशन तो नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो एनजीटी देखती है, उसने आखिर क्यों अग्री किया है ग्रीन क्लियरेंस जो कि ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को मिल चुकी है उसको रिविजिट करने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर इस केस में जो एनजीटी के बिफोर फिलहाल सब जुडिस है, जिस केस को वो सुन रही है, उस केस में उन्होंने पहले क्या ऑर्डर्स पास किए थे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया का, उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, जो कि एक्टिविस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है ये वहाँ की इकोलॉजी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज अपने इस डिस्कशन में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का बैकग्राउंड। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लीगल ट्रबल्स में है एज ऑफ नाउ। कैलकाटा हाई कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, और एनजीटी के बिफोर मैटर्स अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टैट्यूटरी ग्रीन क्लियरेंस इनको ऑलरेडी मिल चुकी थी, आखिर एनजीटी ने क्यों अग्री किया है उनको रिविजिट करने के लिए। तो पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? पूरी कहानी स्टार्ट होती है ईयर 2022 से, ईयर 2022 से, जब पिटीशन फाइल की गई थी बिफोर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बाय एन एनजीओ नेमली कैट एंड एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। आशीष कोठारी। और इन्होंने क्या चैलेंज किया है बिफोर द एनजीटी? जितने भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस मिली हैं, जिनको हम लोग ग्रीन क्लियरेंस भी कहते हैं। ग्रीन क्लियरेंस बेसिकली मैंडेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अगर कोई भी प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, उसका बिल्टअप एरिया जो है, जो कवर एरिया है 20,000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो उसके लिए ग्रीन क्लियरेंस लेना मैंडेटरी है। यानी ये चेक करते हैं कि उसका इन्वायरमेंट पे है जो क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस जो इस प्रोजेक्ट को मिली हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसको चैलेंज किया है 2022 ने एक कैट ने, जो कि एक एनजीओ है, और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट आशीष कोठारी जी ने। इसके बाद क्या होता है कि कैट एक सेपरेट पिटिशन भी फाइल करती है, सेपरेट अपील भी फाइल करती है जो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है उसके अगेंस्ट। ठीक है, और एनजीटी में ये केसेस पेंडिंग है, कैलकाटा हाई कोर्ट में जो है ये केसेस पेंडिंग है। ठीक है, अब एनजीटी में जो केस था उस पे एनजीटी ने क्या कहा है हम लोग ये समझते हैं, क्या ऑर्डर पास किए हैं एनजीटी ने। तो बेसिकली द स्पेशल बेंच रूल्ड इट डिड नॉट फाइंड एनी ग्राउंड टू इंटरफेयर विद द फॉरेस्ट क्लियरेंस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टैट्यूटरी ग्रीन क्लियरेंसेस इस प्रोजेक्ट को मिले थे वो चैलेंज थे बिफोर द एनजीटी। एनजीटी की जो स्पेशल बेंच है जिसने ये रूलिंग दी है, उसने कहा कि हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है इंटरफेयर करने का, जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस ग्रांट हुए हैं उनको देखने का। ठीक है, तो बेसिकली ग्राउंड्स फॉर अपील क्या थे इस केस में, समझने की कोशिश करते हैं कि किन ग्राउंड्स पे जो है ये अपील फाइल की गई थी। सबसे पहला था इम्पैक्ट ऑन
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इम्पैक्ट जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे ग्रेट निकोबार के, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ग्रेट निकोबार की बात कर रहे हो, वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे कोरल रीफ्स एसेट्रा हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल रिजर्व है जो कि एपिडेमिक और एंडेमिक स्पीसीज़ का रेस्टिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो इम्पैक्ट जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे वो बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट का, ऐसा कहना था इस अपील में। फिर ट्राइबल राइट्स, दो कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में, उनके ट्राइबल राइट्स पे जो है ये प्रोजेक्ट खतरा कर रहा है, उनके ट्राइबल राइट्स को छीन रहा है, ऐसा कहा गया था इस अपील में। फिर ओपेक क्लियरेंसेस, कि जो क्लियरेंसेस दिए हैं वो बहुत ही हैप्पीज़ैड मैनर में दिए हैं, वो बहुत जल्दबाजी में दिए गए हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे जो ट्राइबल रिजर्व्स थे उसको अचानक से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डी नोटिफाई कर दिया था। ठीक है, और जो जहाँ पे ये डेवलपमेंट चल रही है वो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। जिस नेशनल पार्क में ये डेवलपमेंट करने की बात कर दी गई है वो यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है, एंड दैट इज़ वाई दे वर क्वेश्चनिंग कि क्यों ऐसे आपने डी नोटिफाई कर दिया है उसको एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ को एज अ ट्राइबल रिजर्व आपने कैसे डी नोटिफाई जो है वो कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो थी वो ग्राउंड्स ऑफ अपील थी इस केस में, बट एनजीटी की स्पेशल बेंच ने ये रूल किया है कि हमारे पास कोई भी सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि हम इन स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस के साथ जो है वो इंटरफेयर करें। इसके बाद एनजीटी कहती है कि डेवलपमेंट जो है वो इग्नोर नहीं की जा सकती है। एनजीटी मान रही है कि हाँ, फॉरेस्ट जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टैकलिंग विथ क्लाइमेट चेंज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ बात आती है नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी की, जहाँ बात आती है नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी की, वहाँ पे आप किसी को, कंट्री को भी डेवलपमेंट करने से मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से आर्ग्यूमेंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है यह प्रोजेक्ट। तो एनजीटी के स्पेशल बेंच ने अपने ऑर्डर में यही कहा कि जहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूरी है वहाँ आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, बट आप उसको इतना भी टेक्निकल मत ले जाइए कि जो डेवलपमेंट है वो हो ही ना पाए। तो ये सारी चीज़ों पे एनजीटी ने अपना ऑर्डर दिया था, और एक हाई पावर कमेटी बनाने की भी उन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन थे इस केस में। तो एक हाई पावर कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का आदेश जो है एनजीटी ने दिया था, और किसके अंडर? तो सेक्रेटरी के अंडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और फाइनली इस हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अब सामने आ रही है, और इस हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो भी एरिया है टाउनशिप का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का वो बाहर है ICRZ IA एरिया के। तो कोई भी एरिया जो है पोर्ट का या टाउनशिप का, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो वहाँ कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है वो ICRZ IA के अंडर फॉल नहीं करता है। बट यहाँ शॉकिंग बात क्या है, ये अंडमान एंड निकोबार कोस्टल अथॉरिटी, कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी,
के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जब इन्होंने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ एरिया जो है वो फॉल करता है ICRZIA के अंडर, बट अब जो हाई पावर कमेटी है उसकी रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि नहीं, कोई भी एरिया अब फॉल नहीं करता है ICRZIA में। तो ये फिर से कंट्रोवर्सी को जो है वो राइज देता है कि आखिर क्या मतलब ICRZIA एरिया में अगर वो नहीं है तो कैसे नहीं है, कैसे कौन से लूप होल्स हैं जो एक्सप्लॉइट किए गए हैं इसको ICRZIA के बाहर लाने के लिए। तो ये सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, बट हाँ, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी सामने आई है एंड दैट इज स्पेसिफिकली स्टेटिंग कि ICRZIA में कोई भी प्रोजेक्ट का एरिया नहीं फॉल करता है। हाउएवर ये पोर्ट और टाउनशिप के इस पे साइलेंट है। जो कि अंडमान एंड निकोबार कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के दौरान कि हाँ कुछ एरियाज तो हैं, बट उस पे साइलेंट है, बट कह रहा है कि नहीं, इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ICRZIA में नहीं आता है। ICRZIA में आता होता तो वहाँ पोर्ट बन ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ICRZIA जो एरिया है वहाँ पे पोर्ट्स बनाना फॉरबिडन है, और क्योंकि वो जोन इतना इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, ठीक है, वो नेस्टिंग ग्राउंड है किसका? लेदरबैक टर्टल का। अगर आप लेदरबैक टर्टल के IUCN स्टेटस की बात करें तो दैट स्पीशी इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन नेचर। वहाँ काफ़ी सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो एपिडेमिक और एंडेमिक हैं, ठीक है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसीलिए इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के है जो है वो बार बार बात की जा रही है। तो NGT ने ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई थी 6 मेंबर्स की, जिसको हेड कर रहे थे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और फाइनली इसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर मैं स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करूं तो पहला है कि जियो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे, दैट इज़ वेरी क्लोज टू दी मलाका स्ट्रेट, ठीक है। अब मलाका स्ट्रेट क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि वो बिजिएस्ट ट्रेड रूट है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, तो इंडिया को क्या होगा बेनिफिट इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कि निकोबार आइलैंड जो है वो फोरसी कर पाएगा कि हाँ बिजिएस्ट ट्रेड रूट पे इंडिया का भी काफ़ी जो है असर्टिवनेस बढ़ जाएगी, इसलिए इसकी जियो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द रूट ऑफ मलाका स्ट्रेट, जिसको प्रीवियसली ऐसा कहा जा रहा था कि चाइना सिल्क रूट जो है, जो हिस्ट्री में था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का BRI है, दैट इज़ वेरी एम्बिशियस। अगर आप चाइना के टाइज देखें हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, स्पेशली श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ भी चाइना के आप क्लोज टाइज हैं। वो असर्ट कर रहा है अपनी प्रेजेंस पैसिफिक ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, और इंडिया चाहता है कि वो अपनी जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो उसको रिटेन कर सके। तो डेफिनेटली जियो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट जो है इस प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं जियो सिक्योरिटी कंसर्न्स की। सेम कंसर्न, चाइना को हम लोग चोक पॉइंट्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं ताकि चाइना जो अपनी प्रेजेंस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा ना पाए। आप जो ये इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंडर, उसको कौन ऑपरेट करेगा? उसको ऑपरेट करेगी इंडियन नेवी। तो अगर आप डिफेंस के एडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो डिफेंस पर्पसेस से भी बनने जा रहा है और सिविल पर्पसेस से भी बनने जा रहा है, बट अगर आप स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करें डिफेंस पे एडवांटेज की, तो डेफिनेटली इंडिया के पास एक डिफेंस का भी एडवांटेज है चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। फिर इकोनॉमिक बूस्ट, अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बाकी यूनियन टेरेटरी से वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जब ये इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा वहाँ पे। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ बूम करेंगी तो डेफिनेटली एज अ यूनियन टेरेटरी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस से ही देखते आ रहे हैं कि अंडमान एंड निकोबार में इंडियन सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर नहीं पाई है। क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि वो इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव जोन है, वहाँ पॉपुलेशन भी है जो वो बहुत स्कार्स है। तो फाइनली जब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आएगा टूरिज्म डेवलपमेंट। ना ये लोग सिर्फ पोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, ये लोग एयरपोर्ट बनाने की भी बात कर रहे हैं, ये लोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, वहाँ टूरिज्म बढ़े। तो दे आर ट्राइंग टू इनकरेज टूरिज्म एज वेल, वहाँ वो टूरिज्म डेवलप करने की भी जो कोशिश है वो करना चाह रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई इस प्रोजेक्ट को इंडिया का बहुत ही ज़्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी दे रहा है, सिक्योरिटी बेनिफिट भी दे रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे ही रहा है। वहाँ मलाक्का स्ट्रेट के पास है, वो बिजिएस्ट ट्रेड रूट है आपका। ठीक है, तो इंडिया का इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है अगर वो उस पार्ट को डेवलप कर सके तो, वहाँ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाए तो। ठीक है, और वो टूरिज्म डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्यों जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, एक्टिविस्ट हैं, क्यों इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ पे है। ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ठीक है, और ये आता है आपका साउथ चाइना सी, जो मैं समझा रही थी कि चाइना की प्रेजेंस वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार के लोकेशन की, तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ये यहाँ पे सिचुएटेड है। तो अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो इंडियन ओशन, ठीक है, और साउथ चाइना सी, तो यहाँ इंडियन ओशन पे जो है इंडिया अपना ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन कर सकता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके। इसीलिए जियो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट जब मैं आपको समझा रही थी तो ये वाला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ग्रेट निकोबार की अगर आप बात करेंगे तो वो क्या है? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है। वहाँ पे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी है, वहाँ पे मैंग्रोव इकोसिस्टम भी है। अब अगर ये प्रोजेक्ट बनता है जो कि अगले 30 साल में बनाने की बात की जा रही है, तो हर एक साल 8.5 लाख ट्री जो है वो कट किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और उसका नुकसान सीधे सीधे वहाँ की मैंग्रोव इकोसिस्टम पे पड़ेगा। ठीक है, ट्रीज कट किए जाएंगे तो डेफिनेटली उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि अराउंड 13 स्क्वायर किलोमीटर ट्रीज आपके कट किए जाने हैं। फॉरेस्ट एरिया जो है वो क्लियर किया जाने वाला है, जो कि ऑलरेडी डी नोटिफाई कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने उन फॉरेस्ट एरिया को, ताकि प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंस आसान हो जाए। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वहाँ के इकोसिस्टम पे पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया बहुत सेंसिटिव है वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ पे काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़ वगैरह हैं, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उन पे देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आते हैं कि कोरल्स, ठीक है, कोरल्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोरल्स की, क्योंकि ये इकोसिस्टम भी वहाँ पे है, तो इनको ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है। तो अभी तक ये इस चीज़ पे जो है वो अथॉरिटी साइलेंट हैं कि कोरल्स को कैसे वो ट्रांसलोकेट करेंगे, कितना सेडिमेंटेशन आएगा, क्या आएगा, ये सारी चीज़ों पे जो है वो अथॉरिटीज़ अभी साइलेंट है। ठीक है, तो कोरल इकोसिस्टम पे भी क्या असर पड़ेगा हमें अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। अगर आप बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी वो तो ठीक है, बट क्या उस पॉपुलेशन इंक्रीज को सस्टेन कर पाएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड? दैट इज़ वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। फिर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फ़र्क पड़ेगा। दे हैव नॉट बीन एक्सपोज टू द आउटसाइड पॉपुलेशन,
तो कुछ ऐसे डिजीजेस होने का भी खतरा है जिनको हो सकता है उनकी इम्यूनिटी ना सस्टेन कर पाए और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो पूरा आइलैंड ही सस्टेन ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन तो डेफिनेटली वहाँ का इंक्रीज होगा अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो। फिर हम लोग बात करते हैं ट्राइबल राइट्स की। तो शोम्पेन कम्युनिटी जो है वो वहाँ इन फ्यू नंबर्स है, ठीक है, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 इनको राइट देता है टू मैनेज द फॉरेस्ट, ठीक है, तो इनसे इनकी राइट्स जो हैं वो छिन जाएंगी। फिर अगर आप निकोबारेस कम्युनिटी की बात करें तो इनके भी एंसेस्ट्रल लैंड पे है जो असर पड़ेगा, तो ओवरऑल ट्राइबल राइट्स पे भी जो है वो इस प्रोजेक्ट का असर पड़ रहा है। इसीलिए वहाँ की जो ट्राइबल काउंसिल है उसने अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया है, ये कहते हुए कि वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। और यही सब थी ग्राउंड्स ऑफ अपील भी में भी जो एक्टिविस्ट एंड एनजीओ ने ये पिटिशन फाइल की है एनजीटी के बिफोर, उन्होंने भी यही सारे ग्राउंड्स पे फाइल की हैं कि सबसे पहला तो इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज है, आप फॉरेस्ट कवर क्लियर करने की बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, ट्राइबल राइट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि ये कम्युनिटी जो है आपकी ऑलरेडी वेरी फ्यू इन नंबर, तो हो सकता है ये कम्युनिटी ही एक्सटेंड कर जाए पूरी। फिर वहाँ आप देखो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, क्या वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट सह पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक एग्जांपल उत्तराखंड में भी देखा है कि जोशीमठ डूब गया, दैट कुड नॉट सस्टेन द डेवलपमेंट। तो क्या ग्रेट निकोबार आइलैंड भी क्या इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट सस्टेन कर पाएगा? एंड व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल जो वहाँ इतने सालों से रह रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स डेफिनेटली इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो यही कहा जा रहा है कि क्या ये सच में इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इट इज़ वेरी इकोलॉजिकली डैमेजिंग? क्या ये एक अनदर इकोलॉजिकल डिज़ास्टर तो नहीं बन जाएगा कहीं ये प्रोजेक्ट? तो इन सारी चीज़ों पे जो है वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं, स्पेशली द नाउ द अपोजिशन पार्टी एज वेल, वो तो कह रही है स्क्रूटनाइज करिए, सारे स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस को पहले क्वैश करिए और स्क्रूटनाइज करिए, और वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भी आप स्क्रूटनाइज करिए जो कि इन्वॉल्व हैं ये सारी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस देने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। तो ये देखिए क्या है, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क है और ये गलाथिया नेशनल पार्क है। गलाथिया नेशनल पार्क को एज अ बायोस्फीयर रिजर्व अभी डीनोटिफाई कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। बट पॉइंट क्या है कि इट इज़ अंडरमाइनिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो क्या आप एक यूनेस्को हेरिटेज साइट को ऐसे डीनोटिफाई कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चनेबल मूव है, ठीक है। फिर यहाँ क्या बन रहा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है जो कि पोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरे चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं, टाउनशिप बन रहा है, ठीक है, और गैस और सोलर पावर प्लांट्स भी बन रहे हैं। तो ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि वहाँ पे प्लान किया जा रहा है इन दी नेक्स्ट 30 ईयर्स, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो व्हाट डू यू थिंक, वेदर इट विल रियली बी अ ड्रीम प्रोजेक्ट अगर ये डेवलप हो जाता है, तो अगर ये सारे लीगल चैलेंजेस को आउटकम करके फाइनली बनना स्टार्ट हो जाता है तो, और वेदर इट विल बी एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। आपके क्या व्यूज़ हैं? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डिस्कशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज।